मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम नए फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसका नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? ये भी एक अपोजिट सेंस रखता है, एक विरोधाभासी होता है। अच्छा, अपोजिट सेंस के ऊपर हम पहले भी दो फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक का नाम था ऑक्सीमोरन, वो भी हमारा अपोजिट सेंस रखता था, और दूसरा हमारा था एंटीथेसिस। अच्छा, जब हम ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स, जब हम तीनों को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तब हम इनके बीच में अंतर करना भी सीख जाते हैं कि आखिर इन तीनों के बीच में अंतर क्या है। कब हमारा जो है वो ऑक्सीमोरन होगा, कब हमारा एंटीथेसिस होगा, और कब हमारा पैराडॉक्स होगा। हम इनमें दो पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ऑक्सीमोरन पर भी बना चुके हैं और एंटीथेसिस पर भी बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप इन तीनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस करना सीख जाओ। चलो, आज की वीडियो में फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? पैराडॉक्स को। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पैराडॉक्स का भी मतलब क्या होता है भैया? विरोधाभासी होता है। क्या होता है? विरोधाभासी होता है। ठीक है, विरोधाभासी होता है। जब इसका मतलब भी विरोधाभासी होता है, इसमें भी टू अपोजिट आइडियाज होते हैं, दो विरोधी विचार होते हैं। लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा कि ये जो पैराडॉक्स होता है, ये जो पैराडॉक्स होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा कथन होता है विच जो लुक्स दिखता है कैसा? इलॉजिकल, अतार्किक और इनअप्रोप्रिएट यानी कि अनुपयुक्त होता है, बट एंड कंट्राडिक्टरी, बट इज वेल फाउंडेड, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये क्या होता है? फाउंड होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो पैराडॉक्स होगा उसमें क्या होगा? विरोधाभास तो होता ही है, यानी कि विरोधाभास एक ऐसा कथन है जो अतार्किक, अनुचित और विरोधाभासी दिखता है। आपको हमेशा इलॉजिकल दिखेगा, इनअप्रोप्रिएट दिखेगा और कंट्राडिक्टरी दिखेगा। कैसा दिखेगा? इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट और कंट्राडिक्टरी दिखेगा। मतलब ये हुआ अतार्किक, अनुचित और विरोधाभासी दिखता है, लेकिन अच्छी तरीके से ये फाउंडेड होता है, बट इज वेल फाउंडेड। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंसिस्टिंग यानी कि कंसिस्टिंग टू पार्ट्स, एक ऐसा कथन जिसमें दो पार्ट जो हैं वो क्या होंगे? निहित होंगे। दैट सीम टू मीन द अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक कथन जिसमें दो भाग होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे ये जो कथन है दोनों वो एक दूसरे के क्या हो? अपोजिट हो, यानी कि विपरीत हो, ऐसा आपको लगेगा। अगर आपको ऐसे समझना आए तो आपने एक मूवी पढ़ी होगी कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। देखो, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, शायद सलमान खान का ये डायलॉग है। तो इस जो स्टेटमेंट है, ये जो डायलॉग है, इसमें भी हमको क्या पैराडॉक्स नजर आता है। ठीक है, मतलब ये हुआ भाई, चाहे तो सरल भाषा में समझ लो कि वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर। इसमें भी क्या होता है भाई? जो वन थिंग होती है, एक चीज जो होगी, इज अपोजिट टू अनदर, टू अनदर। ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखना। वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर इन अ अब्सर्ड मैनर, इन अ अब्सर्ड मैनर, अब्सर्ड मैनर। ठीक है, लेकिन ये जो अब्सर्ड मैनर होगा वो एक जर्नल ट्रुथ दिखेगा, होगा एकदम जर्नल ट्रुथ, जर्नल ट्रुथ दिखेगा। ये बात, ये आप अपने दिमाग में कहीं सेट कर लो। वो दिखेगा, दिखने में भले ही आपको अब्सर्ड लग रहा हो, इलॉजिकल लग रहा हो या इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो, कंट्राडिक्टरी लग रहा हो, लेकिन भाई साहब अगर ध्यान से देखोगे ना स्टेटमेंट को तो वो जर्नल ट्रुथ लगेगा, यानी कि सच्चा लगेगा, सही लगेगा, वेल फाउंडेड होगा। ठीक है, इतनी चीज आप ध्यान बनाए रखिएगा। चलो, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। आगे क्या डिस्कस करना है इसके बारे में, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सभी जानवर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बट सम आर मोर इक्वल, लेकिन कुछ और अधिक इक्वल होते हैं देन अदर्स, दूसरों से। मत, ये जॉर्ज ऑरेवल का है।
ठीक है, एनिमल फॉर्म से इसको लिया गया है। ठीक है, इसको कहां से लिया गया है? एनिमल फॉर्म, जो कि एक एलिगरी है जॉर्ज ओरेबल की, वहां से इस लाइन को उठाया गया है, जो कि ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया कि सभी जानवर समान है लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समान है। ठीक है, एनिमल फॉर्म से इसको लिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है विलियम शेक्सपियर की, और इनका एक बहुत फेमस प्ले है, ट्रेजेडी है हैमलेट, वहां से इसको लिया गया है। और इसको हैमलेट के द्वारा, जो इसका इस प्ले का हीरो होता है, प्रोटोगनिस्ट होता है, उसी के द्वारा इसको, इस लाइन को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मतलब ये हुआ दयालु बनने के लिए मुझे क्रूर होना पड़ेगा। दयालु बनने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? क्रूर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि कभी कभी न्याय पाने के लिए भी हमको क्या करना होता है? अन्याय करना होता है। डेट मीन्स क्रूरता करनी होती है, तब कहीं हमको जाकर के न्याय कर मिलता है। तो उसी सेंस में इसको बोला गया है। और ये तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, वहां से इसको लिया गया है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है वो आदमी का पिता है। मतलब यहां पर यह हुआ कि चाइल्ड है इज द फादर ऑफ मैन, कभी जो फादर रहे हैं वो भी कभी बच्चा रहे होंगे, इस सेंस में। ठीक है, अगला, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ऑरेबल का ही है। ठीक है, क्या कहा गया? जो युद्ध होता है, वॉर इज पीस, तो देखो ये बार युद्ध है और ये पीस है, दोनों अपोजिट हैं। फ्रीडम और स्लेवरी ये दोनों अपोजिट हैं। इग्नोरेंस और स्ट्रेंथ ये दोनों अपोजिट हैं। तो देखो दोनों अपोजिट हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दिखने में ये बड़ा एब्जर्ड लग रहा है लेकिन ये जर्नल ट्रूथ है। थोड़ा सा कैसे है, कभी कभी हमें शांति स्थापित करने के लिए भी युद्ध करना होता है। अपने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए भी हमें सीमाओं पर पहरा लगाना होता है, युद्ध लड़ना होता है, तब हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित कर पाते हैं। तो उसी सेंस में वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी। ठीक है, और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अगला, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब देखो यहां पे कह रहा है राजा को डेड बताया गया, फिर इधर राजा के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना भी हो रही है। तो मतलब यहां पर भी टू अपोजिट आइडियाज रखे, लेकिन कैसे? एब्जर्ड, लॉजिकल मैनर में नहीं लग रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल मैनर या सेंसिबल मैनर में नहीं है, बल्कि एब्जर्ड तरीके से, बट जर्नल ट्रूथ दिखेगा दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, वेल फाउंडेड होंगे अच्छे तरीके से। बात क्लियर होगी। अगला, अमेरिका इज द रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। अरे भाई, जब वो रिच कंट्री है तो वहां पे रिच लोग होंगे या पुअर लोग होंगे? तो यहां पे कहा है कि गरीब लोगों का रिच कंट्री है, इसका मतलब वहां पे गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर भी अपोजिट आइडियाज तो हैं, कंट्राडिक्टरी तो है, तुम्हें देखने में भी बड़ा इलॉजिकल और ठीक है ये बड़ा एब्जर्ड लगेगा, लेकिन वास्तविकता में ये वेल फाउंडेड है, बहुत अच्छे से इसको रखा गया है। एक जर्नल ट्रूथ नजर आएगा इसमें। आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मतलब कम से कम मैं यही जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तो उसी सेंस में बोला गया आई नो वन थिंग। ठीक है, आई नो नथिंग, अरे वन थिंग और नथिंग, तो देखो अपोजिट लग रहा है, थोड़ा अब्जर्ड भी लग रहा होगा, लेकिन ये कैसा है? वेल फाउंडेड है, बस यही समझिएगा। ठीक है, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जान, आई नो वन थिंग, मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अगला क्या है? द लेस सी एट, द फैटर सी गॉट। अरे जब वो कम खाती है तो मोटी कैसे हो जाएगी? पतली रहेगी। लेकिन यहां पे कहा गया द लेस सी एट, द फैटर सी गॉट, वो जितना कम खाती है उतना ज्यादा मोटी होती है। यानी कि पैरेलल कोई चीज डिक्रीज हो रही है या पैरेलल कोई चीज इंक्रीज हो रही है। तो उसी सेंस में समझिएगा कि वो जितना कम खाती है उतनी ज्यादा मोटी हो रही है। ठीक है, अगला, डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। ठीक है, डू द थिंग
वह काम करो जो तुम सोचते हो तुम नहीं कर सकते। वह काम करो, डू द थिंग यू थिंक, जो तुम सोचते हो यू कैन नॉट डू, जिसको तुम नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं, तुम उसी काम को करो। तो यहां पर भी आपको क्या लगेगा? पैराडॉक्स। अगला देखो, सेव मनी बाय स्पेंडिंग। ठीक है, खर्च करके पैसे को बचाओ। अरे जब खर्च करोगे तो पैसा कैसे बचेगा? तो देखने में तुम्हें इलॉजिकल लग रहा है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, कंट्राडिक्टरी भी लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा एब्जर्ड भी लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब वेल फाउंडेड है, जनरल ट्रूथ है, ठीक है, कि इतना खर्च करो, जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाए। 1 रुपया कमाते हो तो कम से कम 50 पैसे खर्च कर दो और 50 पैसे फ्यूचर के लिए सेव करो। मतलब ये तो मैं बता ही चुका हूं। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली बी काइंड, आई चूज माई आईज सो आई कैन सी, सॉरी आई क्लोज माई आईज, ये क्या है? क्लोज है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है कभी कभी कुछ कुछ। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, आई क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, सो आई कैन सी, जिससे मैं देख सकूं। कभी कभी यह होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो जो चीज हम सोच नहीं, सही चीजें हम देख नहीं पाते, सही चीजें हम सोच नहीं पाते, और क्रोध में क्या कर लेते हैं? गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उसी सेंस में बोला गया, जब भी आपको गुस्सा आए तो अपनी आंखें बंद करो और मन की आंखों से शांति से प्यार से एकदम सोचो, ठीक है। तभी उन्होंने कहा कि आई क्लोज माई आईज सो आई कैन सी, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तब बंद करके जब मैं मन की आंखों से देखता हूं तो मुझे रियलिटी नजर आती है। अगला देखिए, वार इज पीस विजडम इज स्लेवरी, बता चुका हूं। ही इज द बेस्ट टीचर हु टीचेज नथिंग। देखो क्या कहा गया कि ही इज दी, वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है जो कुछ भी नहीं सिखाता। अरे जब सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है तो उसे बहुत कुछ सिखाना चाहिए, लेकिन यहां पे हु टीचेज नथिंग, जो कुछ भी नहीं सिखाता, ठीक है। अगला, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यह अंत की शुरुआत है। अरे जब देखो, यह अंत की क्या है? शुरुआत है। इसका मतलब ये हुआ, तो बिगिनिंग और एंड दोनों आपको अपोजिट वर्ड लग रहे हैं, लेकिन और तुम्हें थोड़ा सा देखने में भी बड़ा एब्जर्ड लग रहा होगा, इलॉजिकल लग रहा होगा, एब्जर्ड लग रहा होगा, लेकिन वेल फाउंडेड है। कैसे वेल फाउंडेड है? जरा हिंदी में 2-3 बार बोल करके देखो, समझ करके देखो कि यह अंत की शुरुआत है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अगला ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है, और क्या लाइन है? आई कैन रेसिस्ट नथिंग बट टेम्पटेशन। मतलब ये हुआ भाई कि लालच को छोड़ अन्य सभी पर मेरा आत्मनियंत्रण है, मैं खुद को नियंत्रित कर लेता हूं। किसको? लालच को, टेम्पटेशन को छोड़ करके, ठीक है, रेसिस्ट कर लेता हूं, हर चीज पर अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूं। अगला, हेयर और द रूल्स इग्नोर ऑल द रूल्स। मतलब क्या हुआ भाई? यह है नियम, ये सभी नियम है और सभी नियमों पर ध्यान ना दो। यानी कि यहां पर रूल्स तो हैं, लेकिन सभी रूल्स पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो या तो भाई ये कहो कि हेयर द रूल्स इग्नोर ऑल रूल्स, मतलब फिर से अपोजिट आपको नजर आ रहा होगा, एब्जर्ड, इलॉजिकल, बट वेल फाउंडेड है। द सेकेंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। देखो खुद में समझ आ गया होगा कि पहला सेंटेंस दूसरा वाला कैसा है? असत्य है, और पहला वाला वाक्य जो है वो कैसा है? सत्य है। फिर द ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज, मतलब क्या हुआ? द ओनली, यानी कि मैं सिर्फ उन्हें ही मैसेज करता हूं जो मैसेज नहीं करते। आई ओनली मैसेज दोज, मैं केवल उन्हीं को मैसेज करता हूं हु डू नॉट मैसेज, जो मैसेज नहीं करते। फिर मैन वर्क्स टूगेदर वेदर दे वर्क टूगेदर
आर अपार्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं और इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, समझो। आदमी जो काम करता है, यानी कि जो आदमी होता है वो एक साथ काम करते हैं, चाहे वे एक साथ काम करें या अलग हो जाएं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, व्हाट अ पिटी दैट यूथ मस्ट बी वेस्टेड ऑन द यंग। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ये लाइन है, ठीक है। तो ये सब हम किसको डिस्कस कर रहे थे, पैराडॉक्स को डिस्कस कर रहे थे। और पैराडॉक्स क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें क्या दिखेगा, तो मैं ऐसे स्टेटमेंट दिखेंगे जो इलॉजिकल होंगे, ठीक है, थोड़े से या इनअप्रोप्रिएट होंगे, कंट्राडिक्टरी होंगे, बट वेल फाउंडेड होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, वेल फाउंडेड। हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा एब्जर्ड मैनर में होते हैं, लेकिन वो जनरल ट्रूथ होता है। क्या होता है, जनरल ट्रूथ। तो वहां पे हमेशा क्या होगा, हमारा पैराडॉक्स होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।